हाँ तो बच्चों, ये मेरा हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फीयर है जिस पे चार्ज दिया हुआ है और वो चार्जेज क्या है, वो चार्जेज जो है इक्वल मतलब है और इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल चार्जेज है। ठीक है, नेचर भी उनका इक्वल है, या तो पॉजिटिव दोनों होंगे या दोनों नेगेटिव चार्जेज हैं। उनको दोनों को रख दिया गया है कुछ सेपरेशन पे। तो स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ डी सेपरेशन में इनको रखा गया था। तो दिया है कि क्यू चार्जेज हैं, इनिशियली इनको डी सेपरेशन पर रखा गया है। इनके बीच का ये लेंथ एल है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है, तो कह रहा है कि अगर ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। कंसेप्ट वही यूज होगा हम लोग जो जानते हैं, कंसेप्ट हमारा यूज होगा tan थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg का। कह रहा है कि कुछ समय के बाद ये चार्जेज जो है रिपल्सन की वजह से धीरे धीरे लीक करने लगते हैं। लीक करने की वजह से ये चार्जेज हो जाएंगे कमजोर, और जब चार्जेज ये कमजोर हो जाएंगे तब क्या होगा, इनका रिपल्सन का फोर्स कम हो जाएगा, तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगेंगे, एक दूसरे की तरफ जो है ये आने लगेंगे। मान लीजिए कि एक दूसरे की तरफ जो ये आ रहे हैं तो इनके डिस्टेंस जो है कुछ चेंज होकर के x से x हो गया है, और ये x वेरिएबल है, ये वैरी करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे चार्ज जो है लीक करेगा x भी कम होते जाएगा, यानी वैरी करते जाएगा। यहाँ पर ये एंगल जो है मान लीजिए वो थीटा है। हम लोगों से क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए जब ये इधर आएगा तो x का रिलेशन आपको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताना है कि वेलोसिटी का रिलेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत होगी, वो कंसेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए हमें सबसे पहला कंसेप्ट होगा, हमें जो इसमें यूज होगा वो चेन रूल यूज होगा इसमें डिफरेंशिएशन का। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर कहीं भी कोई, मान लो कि हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कि उस पूरे फंक्शन में बाहर कौन है, जो सबसे बाहर रहता है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते हैं और उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सब फोन करते रह रहे हैं बच्चे, जिसकी वजह से बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन अगर करिएगा चेन रूल से, तो जब भी हम लोग dy बाई dx करेंगे तो सबसे पहले इस पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल से इसका हो जाएगा 2x डिफरेंशिएशन, अंदर जाएंगे तो इस x का भी डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो dx का x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, भले ही ये कट के 1 हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो हम लोग सिर्फ 2x लिख देते हैं, लेकिन पूरा एक्चुअल में रूल ये है कि आप दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा यहाँ तक। तो चलिए इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को हम लोग इस रूल से करेंगे। तो सबसे पहले कि हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग समझे थे कि tan थीटा अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा जो होता है F हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन F वर्टिकल जो कि mg लग रहा है। यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा बहुत स्मॉल रहता है, बहुत छोटा रहे, तो हम साइन थीटा और tan थीटा को लगभग बराबर ले लेते हैं। तो ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा और tan थीटा हो जाएगा बराबर। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो L दिया हुआ है, और हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, ये x/2 होगा, पूरा x है तो इसका हाफ ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x/2। अब यहाँ पे साइन थीटा अगर हम लोग लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी x बाई, यहाँ पर tan थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी x/2l, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगे जगह पे लिखेंगे k q1 q2, तो ये भी q है, ये भी q है, q1 q2 हो जाएगा q स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू mg। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आपको कह रहा है कि जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा डिस्टेंस कम होगा, यानी कि चार्ज का लीक होने का रेट दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दिया है तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा,
तो सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 2l इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि चार्जेस का लिख दिया हुआ है, चार्जेस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए 1/2l कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या यहीं छोड़ देंगे, अंदर जाके इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के, तो dx बाई क्या हो जाएगा dt। अंदर चलते हैं, k बाई एम जी जो है कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्यू का तो हो जाएगा 2q और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं तो dq बाई dt हो जाएगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। तो dx बाई डी टी स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2l इंटू 3x स्क्वायर, dx बाई डी टी की जगह पर लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ से देखिए k बाई एम जी ऐसे ही रहेगा 2q और dq बाई dt। अच्छा dq बाई dt यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, इसके जगह पे कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो आप चाहिए तो इसके जगह पे कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं और उस कांस्टेंट का नाम c रख देते हैं हम लोग। इस पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है तो c रख दिए। अब हम लोगों को कह रहा है कि वेलोसिटी का रिलेशन एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू समथिंग, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ वेलोसिटी है, इस सबको इधर भेज दीजिए। तो इधर भेजेंगे तो ये देखिए x का टर्म एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा और समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर के जैसा आएगा। ये सब तो कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है इसमें। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए ध्यान से, आप जो सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा करिए कि यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालिए, तो एक्स स्क्वायर और वेलोसिटी निकालिए यहाँ से, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा k बाई एम जी इंटू 2q, ये तो कांस्टेंट है, चलिए कांस्टेंट को c से लिख रहा है और यहाँ से 3 जो है वो नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं। अच्छा l भी तो है 2 के साथ, तो l भी भेज दिए। अब आप देखिए तो ये सब कांस्टेंट है, सारा चीज़ कांस्टेंट है। अब आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अच्छा एक्स स्क्वायर को तो भेजे ही नहीं, एक्स स्क्वायर भेज दिए। तो आपको पता है कि ये सब कुछ कांस्टेंट है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और यानी कि आंसर आप सोच रहे होंगे कि सर आंसर x⁻² होगा। ऐसा ऑप्शन में देखिएगा तो दिया नहीं है, देना चाहिए था, अगर देता तो आप बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं और एक गलत आंसर करके आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल टू इक्वलिटी के साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तब चेंज करते हैं जब सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, सिर्फ इसको छोड़ के। लेकिन ध्यान से देखिए तो ये सब तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या Q भी कांस्टेंट है? Q कांस्टेंट है? नहीं, Q जो है यहाँ से वो वेरिएबल है, कह रहा है कि चार्ज जो है वो लीक कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा गलत। तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि Q का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से Q का वैल्यू निकाल करके और उस Q का वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग Q का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हमारे पास है 2Q, यहाँ पर है हमारे पास Q स्क्वायर, इससे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक टर्म आ जाएगा, यहाँ से यहीं से निकाल लेते हैं Q का फॉर्म। Q का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यहीं से निकाल लेते हैं, Q स्क्वायर निकालिएगा ना, Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mg जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mg इंटू x³ होगा और k नीचे जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2l इंटू k होगा। अच्छा ये 2 है, सिर्फ Q निकालना चाहते हैं तो इस पूरे का पावर में चला जाएगा 1/2, Q का वैल्यू सिर्फ इतना आ जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू Q के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2l 3x स्क्वायर इंटू v इक्वल टू k बाई एम जी, ऐसा ही रहेगा। कांस्टेंट को हम लोग इधर लिख लेते हैं c इंटू 2 और q के जगह पे ये वाला पूरा वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यानी q के जगह पे अगर हम लोग लिखते हैं mg x³
और इसका पावर हो जाएगा 2LK और इस पूरे का पावर हो जाएगा 1/2। देखिए हमारे पास ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है सिर्फ x को छोड़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस 3x² को नीचे भेजेंगे और सब कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी a मान लेते हैं। तो हमारे पास जितना भी कांस्टेंट है, जैसे ये सारा जो कांस्टेंट है ये सब को और ये सब कांस्टेंट को a मान लेते हैं। तो इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है कौन, x, और इधर भी वेरिएबल कौन है x², 3x²। तो वेलोसिटी को इन सब को कांस्टेंट मान लेते हैं, इधर भेज भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भेजेंगे तो क्या होगा कि ये इधर चला जाएगा 2L और यहाँ पर हो जाएगा 2L चला जाएगा, k बचेगा, c कांस्टेंट ही है, mg एक 2 और है, ये सब कांस्टेंट ही है, mg बाई 2L k का पावर 1/2 ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ x का पावर x³ का पावर 1/2 यानी कि x का पावर 3/2 बचेगा। और वेलोसिटी को नीचे लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 3x²। इन सब को हटाइएगा तो x का पावर 3/2 और x का पावर 2 है, 3 भी तो कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को, ये सब जो कांस्टेंट है इसको हटा देंगे तो लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 अपॉन x का पावर 2। अब यहाँ से आगे पढ़िएगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस ही जाएगा, तो 3/2 इसको करिएगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 2 to the 4 - 3 यानी -1/2 ये आ जाएगा आंसर। यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2। अच्छा सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्यों हटा दिए। देखिए इसमें से ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, साथ में 3 भी कांस्टेंट है, ये सब हट जाएगा तो सिर्फ ऊपर में बचेगा x का पावर 3/2 और नीचे बचेगा x²। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। CBSE 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कह रहा है 3 चार्जेज Q, -Q and Q0 are placed as shown in the figure. Magnitude of net force on the charge Q0 at point O is, कितना मैग्नीट्यूड होगा Q0 का पॉइंट O पे, ये कह रहा है। और फिगर में आपको ऐसा दिया है, इस फिगर में दिया हुआ है ये y एक्सिस है और कुछ ये वाला x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कुछ a डिस्टेंस पे -q चार्ज है, यानी -q चार्ज जो है वो a डिस्टेंस ऊपर है और इसी ओरिजिन से a डिस्टेंस पे एक और चार्ज है जो कि q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज, स्मॉल q चार्ज। और आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। अच्छा Q0 को कहाँ रखा गया है, Q0 को रखा गया है ओरिजिन पे, यानी यहाँ पे रखा गया है Q0 चार्ज। और कह रहा है कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो Q0 पे फोर्स लगाना है, बताइए ये Q इस Q पे पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा F a डिस्टेंस पे। ये -Q इस +Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F फोर्स लगा के। यानी दो फोर्स हमारे पास है, एक फोर्स ऐसा है ऊपर की तरफ, एक फोर्स इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, रिजल्टेंट कुछ आएगा इस डायरेक्शन में, F नेट। और F नेट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रूट अंडर, आपको पता है कि 90 डिग्री पे क्या होता है, f² + f² + 2f × f × cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा √2f²। यहाँ से f बाहर हो जाएगा तो f × 2 हो जाएगा। और f का वैल्यू आप लिख लीजिएगा, तो f का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स हो जाएगा Q1 × Q2, Q × Q1 Q0 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी a² × √2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो रखेंगे तो 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा Q0/a²। इस टर्म में आपको आंसर दिया होगा।
आप एक बार इसको चेक करिए कि आंसर कौन सा दिया है इसे। तो यहाँ पर आपको दिया है √2, √2 भी कुछ होता है यहाँ पे, √2 हो जाएगा, √2। तो देख लीजिए ऑप्शन में मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है आपको। तो के टर्म में ही दिया है, के को चेंज नहीं किया है, तो के को चेंज नहीं किया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये वाला चेक कीजिए, के क्यू क्यू नॉट, तो के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर और √2 भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है IIT JEE ने, और ये पूछा है 2003 में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस -Q1, Q2 एंड -Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इस फिगर में दिया हुआ है कि कैसे प्लेस्ड है। एक्स एक्सिस आपको दिया है ये, और ये दिया है वाई एक्सिस, और एक चार्ज को कह रहा है कि यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे, ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे एक -Q3 चार्ज को प्लेस किया गया है, और कह रहा है ये आपसे कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज को -Q1 चार्ज को रखा गया है, जो कि यहाँ से B डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा गया है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है +Q2, और ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये A डिस्टेंस दिया हुआ है, A डिस्टेंस पे ये चार्ज है। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन, द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। x कंपोनेंट जो Q1 फोर्स होगा, इस पे x कंपोनेंट का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। 3 चार्जेस दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा ये हमें निकालना है, x कंपोनेंट निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ फोर्स लगेगा, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो ये Q2 इस Q1 को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर हम F फोर्स नहीं F1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो फोर्स है -Q, इस -Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, यानी धक्का देगा कुछ इस तरह से, बाहर की तरफ F2 फोर्स लगाएगा। चलिए, अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला फोर्स कितना है, ये हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता कि ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल पता रहता तो हम लोग निकाल देते। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है ये एंगल 90 है और ये थीटा है, और ये एंगल कितना होगा हमें नहीं पता। तो अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो निकाल सकते हैं, थीटा + 90 + x मिलते कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x = 180 माइनस इधर जाएगा तो 90 और माइनस थीटा, यानी कुछ ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। बस यही चीज़ कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, यानी कि ओवरऑल आपको इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, और इधर 90 माइनस थीटा के एंगल पे एक फोर्स लग रहा है F2। इसके कंपोनेंट तोड़ना है x एक्सिस की तरफ और y एक्सिस की तरफ। तो चलिए, इससे एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा की तरफ मुड़ते हैं, किसी भी चीज़ का कंपोनेंट थीटा की तरफ तोड़ते हैं तो कॉस लेते हैं, और थीटा से दूर जाते हैं तो साइन लेते हैं। तो इसका थीटा की तरफ जाइएगा तो लिखिएगा F2 cos 90 माइनस थीटा, और थीटा से दूर जाइएगा तो लिखिएगा F2 sin 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F2 sin थीटा है, ऑप्शन में ये F2 sin थीटा है। अब कुछ नहीं, नेट फोर्स आपको एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, आपको x कंपोनेंट में ही चाहिए, y कंपोनेंट देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स को हम लोग जोड़ देंगे। तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, F1 + F2 sin थीटा। अच्छा, F1 हमें लिखना होगा, तो F1 बताइए तो क्या हो जाएगा, इस फोर्स को लिखिएगा तो F1 फोर्स को लिखेंगे, F1 फोर्स को K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, P का स्क्वायर, प्लस F2 फोर्स को क्या लिखेंगे, F2 फोर्स को लिखेंगे, इस दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A स्क्वायर, और किंतु साइन थीटा भी तो है, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में जोड़ दिए। तो यही हम लोग आंसर होगा।
तो देखिए इसको मैच करके कि कौन सा आंसर इस फॉर्म में आया हुआ। तो अच्छा, इसने क्या किया है कि Q2 ये Q1 को, अच्छा इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि माइनस Q1 के प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो Q1 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो और क्या, Q1 को जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो Q1 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा के फॉर्म में बचेगा। अब इस साइन थीटा के फॉर्म में देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है, Q2 बाई बी स्क्वायर Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी Q1 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से बोल रहा है कि Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना फोर्स लग रहा है, तो उन्होंने से Q1 निकाल दिए। हम इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी तरह से। हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी, डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो रहा है तो कर नहीं पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये जो क्वेश्चन है आपको जेईई मेंस 2019 का है। इसमें कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम of length L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in the figure. Its bob has mass M and charge Q. The time period of the pendulum is given by. टाइम पीरियड के बारे में एक कंसेप्ट याद रखिएगा, टाइम पीरियड के बारे में एक कंसेप्ट याद रखिएगा। जब भी सिंपल पेंडुलम दिया है, इसका लेंथ L है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। बट आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे g के जगह पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है। लेकिन आप इसको हमेशा के लिए ऐसा सोचिएगा कि इस g के जगह पे कुछ भी हो सकता है, g के जगह पे हाथी घोड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? जब ये स्ट्रिंग काटी है तो देखिए कि इसके पास एक्सेलरेशन किसके वजह से है। अगर एक्सेलरेशन जिसके वजह से रहेगा, जो एक्सेलरेशन इसका रहेगा वही यहाँ पे आएगा। एक्चुअल में फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है 2L बाई ए, और ये एक्सेलरेशन कब आएगा, जब स्ट्रिंग को जैसे ही काटिए, जैसे अभी स्ट्रिंग को काटेंगे तो एक्सेलरेशन जी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी होगा। लेकिन किसी चार्ज पार्टिकल को देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करेगा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जी के कारण नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि a simple pendulum of length L is placed between a plates of parallel plate capacitor having electric field। अच्छा, पैरेलल, अभी तो आप कैपेसिटर नहीं पढ़े हो तो फिर भी याद रखो कि कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट्स इस पर दिया जाता है, दोनों पे अपोजिट नेचर के चार्जेस रहते हैं, बीच में क्या हो जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा? प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इस तरह से फील्ड बना हुआ है। और इसमें कह रहा है कि एक पेंडुलम को रखा गया है, और पेंडुलम को रखा गया है जिसका लेंथ L है। मान लीजिए यहाँ पे सिंपल पेंडुलम एक रख दिया गया है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग का लेंथ L है। चलिए ध्यान से देखिए अब क्या होगा इस पे। तो इसका चार्ज भी दिया हुआ है आपको, shown in the figure, its bob has mass M and charge Q। इसका बस बॉब का मास M है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और इसका चार्ज है Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है बाबू, किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। ये फोर्स लगेगा, ये दो फोर्स लगेगा। इसमें एक्सेलरेशन किसके वजह से आता है? ये नेट रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, इसका रिजल्टेंट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। और यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बताइए, तो F नेट इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस यही होता है 90 डिग्री पे cos 90 तो जीरो हो जाता है। अरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, लेकिन 2ab cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे यही रखेंगे QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर रखेंगे, और बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ से आ गया, कितना आ जाएगा? ये
तो इसको रखेंगे क्यू ई स्क्वायर बाई प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, या चाहे तो इसको तोड़ेंगे तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर लिखेंगे। हमें निकालना है इसमें कि एक्सेलरेशन है, तो एफ नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर आप निकालिए तो रूट अंडर क्यू ई का होल स्क्वायर ही रहने दो, यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ एम जी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम जी का होल स्क्वायर, और नीचे चला जाएगा मास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जरूरी बात ये है कि हमें किसी तरह से एक्सेलरेशन निकालना है, तो इधर जाके डिवाइड हो गया। अब एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन ये है, तो हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 रूट अंडर एल अपॉन क्या होता है एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन ये है, तो ये वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे। तो ध्यान से देखिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 रूट अंडर एल अपॉन क्यू रूट अंडर फिर से आ जाएगा क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम जी। देखते हैं ऑप्शन ऐसा कोई है, ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा एक मिनट, इस एम को ये चेंज कर लिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर रखेंगे क्यू ई स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये m को अंदर भेजिएगा रूट के अंदर, तो m स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ तो m ही रहेगा, प्लस ये अंदर में जाएगा तो m स्क्वायर जी स्क्वायर, और अंदर में रूट के अंदर भेज देंगे ऊपर में, तो ऊपर में जा करके स्क्वायर बन जाता है। तो इसको रूट के अंदर भेजिएगा तो स्क्वायर नहीं बनेगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर काट दीजिएगा, तो ये कुछ आ जाएगा आपको टाइम पीरियड का। यहाँ पे 2 रूट अंडर एल अपॉन रूट अंडर क्यू ई स्क्वायर। अच्छा ऑप्शन में आपको पहले जी दिया तो जी स्क्वायर लिखिए प्लस क्यू ई स्क्वायर बाई एम। देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा, क्या कोई है? क्यू ई स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर ई, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा कोई है क्या? डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अरे डिस्टर्बेंस हुए, तो बच्चों का ही भेजा हुआ ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बताए, कोई भी क्वेश्चन ये बच्चे लोग भेजे हुए थे। CBSE 2019 का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l. The sphere carries a positive charge q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically downward. Find the period of oscillation of pendulum due to electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of gravity force. अच्छा ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देना है, और नेगलेक्ट करके आपको बताना है कि कितना इस पीरियड का टाइम पीरियड होगा, ऑसिलेशन इसका कितना होगा। और क्या इलेक्ट्रॉन है ना, क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या दिया है इसमें थ्रेड, पॉजिटिव चार्ज क्यू। अच्छा पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और पेंडुलम कुछ ऐसे रखा गया है, मान लीजिए कोई पेंडुलम है यहाँ पे, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है। कभी तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ होगा, तो बताइए नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, क्यू लग रहा है, और क्यू के कारण ही इसका एक्सेलरेशन आएगा। अभी टाइम पीरियड के लिए आपको बताया है, टाइम पीरियड होता है 2 रूट अंडर एल अपॉन यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे जो भी एक्सेलरेशन हो, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है ग्रेविटी के इफेक्ट को। तो ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसी फोर्स की वजह से। तो हमको पता है ये फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्यू ई यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, यानी कि ये एक्सेलरेशन आपको आएगा नीचे की तरफ। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, तो आपको टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा T इक्वल टू 2 रूट अंडर एल अपॉन एक्सेलरेशन की जगह पर रख दीजिएगा क्यू ई अपॉन एम, एम चला जाएगा ऊपर, तो ये बच जाएगा, रूट के अंदर ही है ये, रूट के अंदर जा सकता है 2 रूट अंडर एम एल अपॉन क्यू इंटू ई, यही हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अगर इसमें बोल देता कि ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करना है, नीचे एक और आ जाता जी, तो यहाँ पे हो जाता क्यू ई बाई एम प्लस सी, यहाँ प्लस जी कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, जो कंसेप्ट हमने पिछली बार बताया उसी कंसेप्ट पे ही था ये क्वेश्चन। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी है।
चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि an electron of mass me initially at rest moving through a certain distance in uniform electric field in time t1। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, तो पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलिए ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा। इनिशियली कह रहा है कि रेस्ट में वो बात रेस्ट में कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए वो सर्टेन डिस्टेंस से s चलता है, s डिस्टेंस चलता है, कितना टाइम s x कुछ भी ले सकते हैं, x ही ले लो कोई बात नहीं। x लेता है तो इसको टाइम लगता है t1 टाइम में x डिस्टेंस से कवर करता है। ये प्रोटॉन ऑफ मास mp, अच्छा इसका मास दिया है, मास जो दिया है मास को mp दिया है, यूज करेंगे डाटा यूज। A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in uniform electric field। अच्छा एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो प्रोटॉन तो इधर रखेंगे। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। चलिए प्रोटॉन पे भी तो चार्ज सेम ही रहता है, लेकिन इसका मास दिया है m, मास ऑफ प्रोटॉन mp दिया है, और कह रहा है कि सेम डिस्टेंस ये भी मूव कर देता है x, और इसको जो मूव करने में टाइम लगता है वो t2 लगता है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि इसका टाइम अलग ही लगेगा क्योंकि मास इसका अलग होता है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि equal distance in uniform electric field neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly equal to t2 by t1 निकालना है आपको, यानी दोनों टाइम का रेशियो निकालना है t2 by t1। बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, करें देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको पता है कि इधर मूव करेगा तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा वैसे समझिए कि t2 ज़्यादा होगा या t1 ज़्यादा होगा। तो आप ये बताइए कि एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे तो अभी भी बताए हैं कि F इक्वल टू क्या होता है QE, F इक्वल टू ml लिखेंगे तो Q इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा QE अपॉन m। ये बोले कि फॉर्मूला याद रखिएगा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा। अच्छा E का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
होगा तो साइन वगैरह को नेगलेक्ट करते हैं। तो ई अपॉन एम के जगह पे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनिशियली रेस्ट में टाइम चाहिए, तो बताइए मोशन का कौन सा इक्वेशन यूज करें? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये यूज करेंगे। तो आप यूज करिएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए चाहिए तो यू जीरो है तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। एस कितना है? एक्स है। हाफ ए के जगह पे ये वाला वैल्यू रखिएगा ई कैपिटल ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 लग रहा है, T1 का स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए। प्रोटॉन के लिए लिखिए फॉर प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन का यही वैल्यू होगा क्यू ई अपॉन एम। तो इसका चार्ज होता है प्लस में ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए इसको टाइम लग रहा है T2, यही फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी बोल रहा है कि इनिशियली ये भी रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका भी जीरो है, यहाँ पे जीरो रख दीजिए। तो एस कितना है? एक्स हाफ। एक्सेलरेशन इसका कितना है? ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और टाइम कितना लग रहा है इसको? T2 लग रहा है, तो T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखिएगा ध्यान से तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या रिलेशन है ये समझते हैं। एक्स एक्स इक्वल है, एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी हो जाएगा इक्वल। तो 1/2 ई इंटू ई T1 का स्क्वायर बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/2 ई इंटू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर। बताइए यहाँ से बहुत सारा टर्म कटेगा, काट दीजिएगा, ये कट जाएगा। आपको चाहिए T2, अच्छा T2/T1 चाहिए ना, T2/T1। तो हमें क्या करना होगा? इस T1 को इधर ले जाना होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन इधर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इधर जाएगा, तो T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इधर जाएगा, नीचे में रहेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सिर्फ T2/T1 का रेशियो चाहिए, स्क्वायर दोनों पे है, तो दोनों पे स्क्वायर है, इधर तो रूट हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट अंदर। ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, CBSE में पूछा हुआ है इसको।
चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भेजा गया है आप लोगों के द्वारा, शायद इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजा गया था जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कर पाए हैं इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करा देंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मेरे पास भेजे गए थे वो सबको हमने डिस्कस कर लिया है लगभग। कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? एक NCERT का क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, ये इसी कंसेप्ट पे काम करेगा, इसी कंसेप्ट पे बनेगा। द्वारा एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। चलो देख लो, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो देखो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है, हम पढ़ते हैं उसका और इसके डायग्राम बनाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा। कब फॉल करेगा? इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिरेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बनाइएगा यहाँ पे ऐसे, बना नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे की तरफ गिरता है तो इसका दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है कितना? 2 × 10⁴ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग ऑफ, जाइए इधर से। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आपको इस आगे पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट टाइम ऑफ फॉल ऑफ ईच केस, कॉन्ट्रैक्ट्स द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। कह रहा है कि टाइम दोनों के ही केस में निकालना है, और इलेक्ट्रॉन इस आप डायरेक्शन चेंज करेंगे ना। अब ये कैसे जा रहा है, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और प्रोटॉन जो है इसमें गिरेगा। फील्ड का वैल्यू सेम दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर प्रोटॉन को गिराना है इस बार, यानी इस बार प्रोटॉन को गिराना है। E+ से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, E+ से आप डिनोट करें। तो देखिए ध्यान से कह रहा है, दोनों क्वेश्चन में दोनों ही केस में आपको निकालना है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, और डिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपको कितना, दोनों 15 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻² मीटर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस कितना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है QE/m, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के केस में। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमें पता है ये वाला। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम के लिए? S = ut + ½ at²। अच्छा, इसको थ्रो नहीं किया जा रहा है, फॉल कर रहा है। फॉल करेगा कभी भी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो ये हो जाएगा 0। और S मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया है 15 × 10⁻², हाफ एक्सेलरेशन आपको पता है E/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × टाइम का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए कि आपको E का वैल्यू पता है? E का वैल्यू पुट करिएगा इसमें 1.6 × 10⁻90, और कैपिटल E दिया हुआ है ऊपर 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻31। ये सब वैल्यू पुट करके यहाँ से इस टाइम को निकाल दीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर सेम आप यही यूज करिएगा, एक्सप्रेशन निकालिएगा इसका QE/m, और इसका कितना है चार्ज, इसका E भी होता है, मास इसका मास है, और ले लीजिएगा S = ut + ½ at² लगाएंगे। यहाँ पे U 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। S का वैल्यू यानी कि आपको R दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस कह रहा है कि चलता है। हाफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है E/मास ऑफ प्रोटॉन,
और टाइम का यहाँ पे स्क्वायर। तो आपको टाइम चाहिए, इन सब का वैल्यू आपको पता है, पुट करके यहाँ पे टाइम निकाल लीजिएगा। दोनों को पुट करके कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। नेक्स्ट हम देखो, फिर हम लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मिल सके लाभ। चलिए चलते हैं।